अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। जितना मौसम ठंडा है उतना सियासी पारा हाई होता जा रहा है। माहौल काफी गर्म है। आज लाहौर का जलसा, जिसे तारीखी जलसा कहा जा रहा है, भरपूर कैंपेन चलाई गई। मरियम नवाज खुद मैदान में उतरी, हिकमत अमली तैयार की गई, जिसके बाद प्लान A, B, C भी तैयार है। और अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मीनार पाकिस्तान पर आज ये पिंडाल सजने जा रहा है और अभी अयाज सादी की रिहाइशगाह पर जबरदस्त जोहराना दिया गया है। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस अहम मुलाकात के बाद ये लोग काफिलों की शक्ल में जलसागाह तक पहुंचेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि आज तारीखी और एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। ये हुकूमत अब घर जाने वाली है। आज होने क्या जा रहा है इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ कोरोना भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पार्टनर बना लिया है पीडीएम ने कोरोना को। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त एडिटर इन चीफ नजीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इनकी तरफ जाऊं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, आपके साथ अहम खबर शेयर करूंगी। पीडीएम रहनुमाओं का अयाज सादी की रिहाइशगाह पर इजलास, जोहराने पर मुशावरत, हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का फैसला, हुकूमत को मोहलत ना दी जाए। इजलास में मुत्तफिका फैसला किया गया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। सुधीर, इस फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के जो अहम रहनुमाएं उनका इजलास यहाँ पर सरदार अयाज सादी की रिहाइशगाह पर खत्म हो चुका है और बिलावल भुट्टो यहाँ से अभी निकल रहे हैं। मीनार पाकिस्तान के लिए रैली बिल्कुल तैयार है। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत को मजीद टफ टाइम दिया जाए। हुकूमत घुटनों पर आ गई है, मिनटों पर आ गई है। उनके वज़रा रातों को छुप छुप कर फोन करते हैं। उनको ये भी कहा राहत नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा और दूसरे मरहले में लॉन्ग मार्च किया जाएगा, जो कि अगले महीने जनवरी में मुतवक्को है। उसके हवाले से 3 डेटें दी गई हैं, जिसमें 10 जनवरी को ज्यादातर जो है वहाँ उसके हक में ज्यादा वोट आए कि 10 जनवरी को लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाए। अभी थोड़ी ही देर में बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और काजी मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमा जो है मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे हैं। कारकुनों की एक कसीर तादाद जो है वो सरदार अयाज सादी के घर के बाहर मौजूद है और रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान की तरफ मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे। और इस वक्त आप मनाजिर में देख सकते हैं, अयाज सादी की रिहाइशगाह पर यह जोहराना था, इजलास भी था जिसमें मुशावरत हुई और यह फैसला किया गया कि हुकूमत को मजीद टफ टाइम दिया जाएगा, मोहलत नहीं दी जाएगी। और वज़रा छुप छुप कर रातों को फोन करते हैं, एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता इनको टफ टाइम दिया जाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन लॉन्ग मार्च, उस पर भी गौर किया जा रहा है। और 10 जनवरी की तारीख जिसमें बताया जा रहा है कि ज्यादा वोट आए हैं कि 10 जनवरी से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाए। हतमी फैसला भी नहीं हुआ है। आज मरियम नवाज ने बड़ा ऐलान भी करना है। तारीखी जलसा जो कि लाहौर में होने जा रहा है। भरपूर कैंपेन चलाई मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा लाहौर तो फिर लाहौर है, लाहौरियों से मुझे काफी उम्मीदें हैं। खुद वो मैदान में उतरी और जगह जगह नाश्ते भी किए, खाने भी खाए, लोगों से भी मिली। उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए नहीं, अपने लिए आप लोगों ने आज मीनार पाकिस्तान पहुंचना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। तो जनाब, ये जो एनआरओ खेला जा रहा है, ये मामला है क्या? कौन मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा, कौन किसको दे रहा है, इस पर भी हम बात करते हैं और लॉन्ग मार्च पर भी बात होगी। लेकिन मैं चाहूंगी पहले मीनार पाकिस्तान की सूरत हाल आपको दिखा दूं। वहां पर हमारे नुमाइंदे खावर अब्बास मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पिंडाल में क्या माहौल है। खावर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पिंडाल में इस वक्त जो है वो कारकुनों का जोशो खरोश जो है वो अरूज पर है। आज सुबह से ही यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि पीडीएम के रहनुमा जो है वो सुबह से इस जो है जलसागाह उसके दौरे भी कर रहे हैं और इंतजाम को चेक भी कर रहे थे। उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्ला और नैयर बुखारी, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी पहुँच चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर मीडिया टॉक्स भी की और आइंदा के पीडीएम के लाहे अमल के हवाले से भी आगाह किया। यहाँ पर मौजूद कायदीन का कहना था कि आज जो है वो बड़े ऐलानात होंगे। उन ऐलानात में जो है वो लॉन्ग मार्च भी शामिल होगा, इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद होगा और किसी तौर भी जो है इस हवाले से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और मौजूदा हुकूमत को उनका कहना था कि घर भेजकर ही हम रुकेंगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन आसिफ आपको दिखाते हैं कि मेरे अकब में इस वक्त पिंडाल जो है वो सज चुका है, भर चुका है। तो मुख्तलिफ जमातों के झंडे जो है वो मजमूई तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, ANP और मौलाना फजलुर रहमान की जमात, पीपल्स पार्टी के झंडे भी आपको दिखाई देते हैं। और जो मुस्लिम लीग नून
पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की क़यादत है। इस वक्त वो अयाज सादक के घर पे मौजूद हैं, जहां पर एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद ही तमाम क़यादत जो है वो इकट्ठी होकर जलसा गाह में पहुंचेगी। कुछ कायदीन जो है इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लोगों का जोशो खरूश अरूज पर है और लोग जो है वो शदीद नाराबाजी भी कर रहे हैं और अपने कायदीन के साथ जो है वो इजहार मोहब्बत भी कर रहे हैं। जी ठीक है, कायदीन के साथ इजहार मोहब्बत भी की जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जाती उमराज से निकल चुके हैं। रास्ता काफ़ी लंबा है, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता काफिले की सूरत में वहाँ पर पहुँचेंगे तो तकरीबन 2-3 घंटे तो उनको वहाँ पहुँचने में मेरा ख्याल है कि लग जाएंगे। लेकिन देखते हैं होता क्या है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा यासिर हुमायूं साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बार बार ये सुन रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब हैं जो काफ़ी हार्ड लाइनर हैं, उन्होंने भी अब तो कह दिया कि मुज़ाकरात कर लेते हैं या बैठ के बात हो सकती है। मैं आपकी तरफ आऊँगी लेकिन मैं चाह रही हूँ पहले नज़ीर लगारी साहब से बात कर लूँ। लगारी साहब, सीनियर मोस्ट, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो एनआरओ की बात हो रही है, कौन एनआरओ दे रहा है? वो कह रहे हैं कि अब तो एनआरओ हम नहीं देंगे, ये कह रहे हैं हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। ये कौन किसको, क्या गेम क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में बात एनआरओ के खेल से आगे जा चुकी है। बहुत अच्छा मौका था हुकूमत के लिए शुरू में, जब अपोजिशन बातचीत के लिए तैयार थी तो आप एहतसाब एक तरफ रखते और साथ में अपोजिशन को इंगेज करते। अब ऐसा नहीं है कि पार्लिमानी अपोजिशन आपसे अददी तौर पर तो बहुत कम आपके दरमियान और अपोजिशन के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। आपके फासला जो है वो 12-15 सीटों का है और 12-15 सीटें इधर और उधर हों तो आपकी हुकूमत का भी, यानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत ख़त्म हो जाती है या हुकूमत ख़त्म हो जाए, या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता था कि आपके पास अपोजिशन बहुत ताकतवर थी और अपोजिशन आपको बढ़कर कह रही थी कि हम साथ मिलकर चलें। लेकिन एक तो ये कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हुआ, सेलेक्टिव एहतसाब हुआ और एहतसाब से बढ़कर इंतकाम हुआ और जिस तरह से इंगेज किया गया सियासी लीडरों को और जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया और फिर उसके बाद जब उनके लिए जमानत का मरहला आया और जिस तरह से अदालतों से फैसला, अदालतों की ऑब्जर्वेशन आई नैब के बारे में, नैब के स्ट्रक्चर के बारे में, नैब के तर्ज अमल के बारे में, नैब की तरफ से सियासतदानों की तौहीन, तजलील, तज़हीक के बारे में जो फैसले आए, वो सारे फैसले ये जाहिर करते हो लगता यह है कि इंतकाम ले रहे हैं और लगता यह है कि आप लोगों की तौहीन करना चाहते हैं और आप एहतसाब नहीं कर रहे हैं। कम अज कम अदालतों की ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा ख्वाजा साद रफी के केस में और दीगर केस में। ठीक है लगारी साहब, आपकी बात ठीक है कि अक्रॉस द बोर्ड ये एहतसाब नहीं हुआ, लेकिन फैसल अजीज खान साहब मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने अब तक जो मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं, अब जो ये बोल रहे हैं कि बैठकर बात कर लेते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन केसेस पर बात नहीं करेंगे, अगर वैसे भी अगर बात करनी थी कोई संजीदा कोशिश आपने अब तक होती हुई देखी कि बाकायदा को पैगाम जाता, सबको पता चलता कि हाँ भी ये गए हैं बात करने के लिए, या इनको नहीं पूछा गया या वापस लौटा दिया गया या इनकार कर दिया गया, कोशिश कब हुई? हुकूमत की जानिब से संजीदा कोशिश अब शुरू हुई है। वो देखना चाहते थे शायद कि ये जो इत्तेहाद है ये कितना संजीदा है, क्योंकि इस इत्तेहाद के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनकी तारीख़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ है और ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे जलसों में तकारीर और ऐसे ऐसे अमली इक़दामात एक दूसरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने कर रखे हैं कि शायद ये चलना इत्तेहाद मुश्किल था और बार बार शुरू के डेज में इत्तेहाद के ऊपर एतमाद नहीं था कि इत्तेहाद चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस हद तक आएगी कि वो कुर्बानी दे अपनी 12.5 साल की जो उनकी सिंध में हुकूमत है उस पर कि उसकी कुर्बानी दे दे, वो हुकूमत छोड़ दे, क्योंकि इत्तेहाद जो है वो वफाक के अंदर जो हुकूमत है उसको गिराने के लिए, इमरान खान साहब को गिराने के लिए, उसका एक रास्ता ये भी है जिसका आज हो सकता है ऐलान हो इस्तीफों वाला, जो रस्मी इस्तीफे आ रहे हैं वो अगर वाकई हकीकी इस्तीफे बन जाते हैं तो सूरत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानी है वो उस पूरे इत्तेहाद में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी है। दूसरा नैरेटिव ये है, हुकूमत ये कहती है कि ये दोनों पार्टियों ने पाकिस्तान को लूटा है और इतना लूटा है कि पाकिस्तान का दिवालिया बन गया है, हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का मकरूज है, हर बच्चा मकरूज है, तो इनसे पैसा वापस लिया जाएगा। लेकिन इस नैरेटिव के अंदर हुकूमत उस तरह कामयाब नहीं हुई। वो इनका जो प्रोसीजर नैब के जरिए निकला उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात हुए, वो शफाफ था, वो नहीं था, लेकिन क्या वो रिजल्ट निकलना चाहिए था 2.5 साल में, वो नहीं निकल सका। और
जिस दानिशमंदी के साथ हुकूमत ने इलाज के गर्ज से नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया और बाद में पशिमा है और मुसलसल लाने की बातें कर रही है, तो हुकूमत से गलतियां हो गई हैं। तीसरा पॉइंट यह है, अगर रैलियों से, जलसों से, धरनों से हुकूमतें गईं और यह हुकूमत चली गई, तो क्या पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत रह पाएगी? वैसे माजी में तो नहीं गई तो अगर ये चली जाती है, फर्ज करें, जिसके चांसेस मुझे नजर नहीं आते, लेकिन अगर चली गई तो क्या कैंडिडेट है इस पूरी अपोजिशन के पास कोई प्राइम मिनिस्टर का? और अगर ये आ भी जाते हैं तो क्या पीटीआई बैठ जाएगी और ये हुकूमत चला लेंगे? तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि डायलॉग पर जाएंगे, और डायलॉग का वो पॉइंट जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था वो सिंपल पॉइंट था। उन्होंने कहा, आप डायलॉग की बात, उन्होंने सिंपल एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा नेशनल डायलॉग करें, और दोबारा वो जेल में चले गए। और नेशनल डायलॉग, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल डायलॉग की तरफ जाएंगे। चलें, आप नेशनल डायलॉग की तरफ जाने की बात करें तो राजा यासिर साहब, आप लोग बताएं, आप लोगों ने पहले तो कभी संजीदा कोशिश नहीं की है, अब आकर जब ये छठा इनका पार शो होने जा रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात में कोई मजायका नहीं है। कौन कराएगा ये मुज़ाकरात? कौन आगे बढ़ेगा? किसी ने कोई कदम, कोई स्टेप फॉरवर्ड एक लिया कि भाई मैं करवाता हूं या बैठ के बात करते हैं? देखिए, वो अदालतों के बारे में तो कहते हैं जी इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो फैसलों को नहीं मानते। फिर उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहली पीडीएम की तकरीर थी, बड़े मियां साहब ने बकायदा नाम लेकर रेफर कर दिया, वो उधर भी नहीं वो जाना चाहते। आप लोगों से तो वो बात ही नहीं करना चाहते कि आप लोगों को मानते ही नहीं, आप लोगों की हुकूमत को ही नहीं मानते। तो किस तरह डायलॉग होंगे? कौन कराएगा? कौन सा इदारा होगा? मुझे बता दें आप। देखिए, सबसे तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो वहाँ मुकदमा है वो एक दूसरे पे इन पीपल्स पार्टी नून पे, नून पीपल्स पार्टी, और ये प्रोसेस जो है गुज़िश्ता दौर से पीटीआई ने बेसिकली इनहेरिट किया। और अगर ये जिस तरह की मेजॉरिटी की बात करते हैं, अगर ये पॉलिटिकल मेजॉरिटी में आ चुकी होती तो पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद करते असेंबली में की तकरीर पे, और ऑब्वियसली पीटीआई तो हम एहतसाब करेंगे और जारी रहेगा और इम्पार्शियल होगा। लगारी साहब ने भी बात की, नजर नहीं आ रहा आपकी ना बात मुझे कुछ सही से समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज हमें रुक रुक के आ रही है। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। बाजवा साहब से बात करती हूँ, नून लीग से हमारे साथ मौजूद है। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, ये आप लोगों का इत्तेहाद है और अब आप लोग साथ मिलकर चल रहे हैं, और पहले से आप लोगों के जो रहनुमा वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट हमारा पहले से बेटर हुआ है, हमारा जो लेवल ऑफ ट्रस्ट था वो पहले इतना नहीं था, इतना अब है। शायद इसीलिए पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार भी है, और अब इस वक्त बिलावल आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक मशवरा जरदारी साहब ने भी बड़े मियां साहब को दिया है कि भाई आप जब तक वापस नहीं आएंगे तो पीडीएम के मकासद पूरे नहीं हो सकते। तो इस मशवरे पर भी आप लोग सोच रहे हैं इस वक्त, या बड़े मियां साहब सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये चूंकि एक डेमोक्रेटिक इत्तेहाद है और ये इसका नाम ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, और इसमें हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपनी राय दे सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात की है जरदारी साहब ने मियाँ साहब के वापस आने की, और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन मियाँ साहब जब तक उनका इलाज ठीक ना हो जाए, उनका भी गुर्दों का मामला चल रहा है, दिल का मामला है, और वो जो प्लेटलेट्स, अभी डॉक्टर जब इजाजत दे देंगे तो यकीनी तौर पे मियाँ साहब फौरी तौर पे वापस आएंगे, क्योंकि उनके इल्म में ये बात है कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त जरूरत है, पाकिस्तान की नई जनरेशन को इस वक्त जरूरत है जो सिलेक्टेड से जान छुड़वा सके। और जरदारी साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छा तजिया किया है और बहुत अच्छा मशवरा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके प्रेसिडेंट साहब इतने खामोश क्यों हैं? आपके प्रेसिडेंट साहब इतने खामोश क्यों हैं? आप लोग जिन पॉलिसीज पर अमल पैरा हैं, वो बड़े मियां साहब ने वहां से वर्चुअल खिताब किया, जो उनकी पॉलिसी है उन्हीं की मानेंगे, वही बात होगी। लेकिन उतना फ्रंट पे हमें शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं नजर आ रहे? हालांकि पाकिस्तान में भले अंदर है वो। नहीं, देखिए बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, वो तो इस वक्त जेल में है। भले जेल में आपकी मुलाकातें तो हो सकती हैं उनसे, तो मेरा ख्याल है मुश्किल से एक आध मुलाकात हुई है। नहीं, मुलाकातें होती हैं। देखिए, अभी वो पैरोल पर रहा हुए थे अपनी वालदा की तीसरी के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर वो स्टेटमेंट देते तो फिर उन्होंने तो पॉलिसी बताने के बजाय अपनी वफादारी बताई कि बताएं बड़े मियां साहब को कि मैं उनके साथ वफादार रहा हूं, बजाय इसके कि वो पॉलिसी वजह करते हैं या बताते हैं कि भाई अब इस तरह चलो, मरियम उनके साथ हैं, उन्होंने कहा कि भी वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, बिल्कुल अलग नहीं।
और उन्होंने मरियम बीबी को ये मशवरे दिए कि आप इस तरह करके पीडीएम के साथियों को साथ लेकर के चले और आप इस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जो उनके साथ, जो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ है, उन्होंने कहा कि ये सारी क़यादत अब मरियम बीबी आपके साथ है, आप इनको साथ लेकर के चले। और मरियम नवाज साहबा ने बिल्कुल उनके मशवरे को कंसिडर किया है, उनके मशवरे पे अमल किया है। और आज आप देखेंगे जो आज की तकरीर होगी उसका स्टाइल पहले से बहुत डिफरेंट होगा। और अवाम में जो ये लोग कहते थे, ये जो पीटीए वाले कहते हैं कि ये इनमें आपस में इख्तलाफात है, भाई भाई में इख्तलाफात है, भाई और भतीजे में इख्तलाफ है, मियां हमजा साहब के साथ इख्तलाफ है, आज की तकरीर से ये सब वाज़ेह चलिए देखते हैं आज की तकरीर में ऐसा क्या कहा जाता है कि इख्तलाफ जो है ये बिल्कुल नजर आएगा कि खत्म हो गया और वो कोई शीन निकलेगी, नून निकलेगी, वो बातें अब बिल्कुल दम तोड़ जाएंगी। लगारी साहब, वाकई ऐसा हुआ है जो अभी मरियम नवाज की मुलाकात हुई है अपने चचा के साथ, उन्होंने उनको बताया कि भी आपने ऐसे चलना है, इस तरह बिलावल को आप बुलाएंगी और इस तरह पीडीएम के इजलास आगे इस तरह चलेंगे, पार शो होके रहेगा, ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल में ये कोई गलत बात तो नहीं है। और जितना एक ये उठाया जाता है सवाल कि जनाब ये शीन बन रही है, नून बन रही है, मीम बन रही है, फलां बन रही है, इस तरह की चीज़ें PMLN में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती हैं और कोई ऐसा ग्रुप बंदी नहीं है। फिर फिरदौस आशिक गवान साहबा क्यों बोल रही हैं? बाहमी कोई ऐसा नहीं है कि इख्तलाफ पैदा हो गया हो या एक दूसरे के साथ किसी महाजाराई की शक्ल में हो, ऐसी कोई सूरत नहीं है। बाज़ हुकूमत के दोस्त कहते रहते हैं, बाज़ हमारे तज्ज़िया निगार दोस्त भी कहते रहते हैं, बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश भी हो सकती है कि शीन भी हो जाए और मीम भी हो जाए। फिर क्यों कह रही हैं कि वो खामोश है और नायब सदर जो है उनकी 10 गज जुबान बाहर निकली हुई है? वो तो कर देखें यार, 10 गज की पैमाइश क्या होती है? 30 फुट। ये क्या बात हुई और किस तरह ये लैंग्वेज है? हाँ, बिल्कुल सही और कह रहे वो हैं। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए सियासतदानों के बारे में। और इंतहाई मोहतरम सियासतदानों के जिनके साथ लोग मोहब्बत करते हैं और लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा होते हैं और उनको सुनने के लिए आते हैं, तो हम उनके बारे में बैठकर ये गुफ्तगू करें कि जनाब फलां की जुबान इतनी बड़ी है, सुबह की जुबान जो इतने गज की है, ये इस तरह की जुबान मुनासिब नहीं है, इस तरह का तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। वो सही बात है कि जेल में है और जेल से जितनी बात हो सकती है, जितना कम्युनिकेशन हो सकता है वो हो रहा है उनका। अगर कोई दूसरी बात खड़ी हो जाए तो फिर हम भी आ जाएंगे कि ये देखें ये शहबाज शरीफ ग्रुप बन गया, ये मरियम नवाज ग्रुप बन गया, ये नवाज शरीफ ग्रुप बन गया, ये राना सनाउल्लाह ग्रुप बन गया, ये फलां ग्रुप बन गया। तो ऐसी सूरत यार एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं राई से पहाड़ बनाना चाहूँ तो बिल्कुल बैठे बैठे अभी बना देता हूँ, एक राई से पूरे का पूरा पहाड़ खड़ा कर दूंगा। तो बातों के से पहाड़ खड़ा नहीं होता है। हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ किसी सियासत छोड़ सकते हैं, वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं सियासत, लेकिन वो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकते हैं। इसी तरह से मरियम भी हैं, वो अपने वालिद को कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं और ना ही वो अपनी फैमिली को छोड़ सकती हैं। ये भी बातें हैं इस तरह की चलती रहती हैं और चलती हैं। फैसल साहब, आप भी मुत्तफिक हैं जो लगारी साहब कह रहे हैं? और दूसरा, आप ये भी मुझे बताइएगा कि आज कहा है शेख साहब ने कि हो सकता है कि जलसे से अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फिर जाए, वो कैसे फिर सकता है? वो क्या सोच कर ये बात कह रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि जो पिछले चंद हफ्तों के अंदर मरियम ने एक मुहिम चलाई है और उनकी दादी के इंतकाल के बाद और उससे पहले मियाँ साहब और उनके दरमियान जो भी तय हुआ कि मेरा नैरेटिव ये होगा जो हर लीडर, हर मुस्लिम लीग का रहनुमा जो है वो नहीं संभाल पाएगा, साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो टेन्योर गुजरा है इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं की सिवाय इसके कि उनकी जानिब से एक बात आई कि नेशनल डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए। वो मफाहमत ही किस्म की गुफ्तगू उनकी जानिब से रिकॉर्ड पर आई। लेकिन मरियम जितना आगे जा चुकी हैं और जितना उन्हें अपने वालिद की जानिब से और अपने चचा की जानिब से सपोर्ट हासिल है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त नहीं है। लेकिन आज का दिन अगर हासिल नहीं कर पाते, कुछ हासिल करने के लिए जो अहदाफ रखे हैं वो बहुत मुश्किल हैं। इमरान खान अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं, वो वजीर आजम नहीं रहे, मतलब ये टारगेट है। अगर वो नहीं रहता तो उसके बाद होगा क्या, कल की सूरत हाल क्या होगी और उसके बाद मार्च की सूरत हाल क्या होगी और उसमें फिर जो फ्रस्ट्रेशन मल्टीप्लाई होगी उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी मुस्लिम लीग नून के अंदर। और चूंकि आजकल जो वजीर दाखिला तब्दील हुए हैं और FIR के मामला हुए हैं और सेक्रेटरी के पास FIR दर्ज करने का राइट हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलपमेंट है, तो क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले डेज के अंदर वो बर्दाश्त कर पाएगी, उनके रहनुमा बर्दाश्त कर पाएंगे? लेकिन इस वक्त अगर हम कहें तो मरियम इस वक्त लीडिंग रोल में है और
अपने वालिद और अपने चचा की रहनुमाई के अंदर वो आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पत्ता ऐसा फेंका है कि नवाज शरीफ साहब को अगर आज बोलना है, अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब की बात का जवाब देना होगा, क्योंकि आवाम इंतजार कर रही है कि आप जो इलाज करवा रहे हैं वो इलाज कहां तक पहुंचा और आप कब पाकिस्तान आएंगे। और अगर इस कामयाबी और नाकामी, क्योंकि बहुत बड़ी बात जरदारी साहब ने कर दी है, अगर ये मुहिम, ये पूरी तहरीक कामयाब होती है तो मियां साहब के आने से उसका ताल्लुक है, और अगर वो नाकाम होती है तो मियां साहब आप तशरीफ नहीं ला रहे, जिसकी वजह से तो ये एक रास्ता पीपल्स पार्टी ने अलग किया हुआ है अपना। सही हो गया। अच्छा राजा यासिर साहब, मैंने तो यही देखा है माजी में, ठीक है एहतजाज करना हुकूमत के खिलाफ, उनको तनकीद का निशाना बनाना, ये जमहूरियत का हुस्न है, ऐसा होता है, अपोजिशन जमातें करती हैं तनकीद और उनका ये तर्ज अमल होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब आप लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो ये हुकूमत का फर्ज होता है कि एहतजाज करने वालों के पास जाएं या जाके उनसे मुज़ाकरात करें, बैठकर बात करें। कोई हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है? डायलॉग की बात तो आप लोगों ने कर दी है। और ऑब्वियसली जब आप एहतजाज स्टार्ट करते हैं तो आप एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। इस वक्त जाहिर है ये इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन है। इनको थोड़ी देर एहतजाज करेंगे, इनको भी समझ आ जाएगा कि कहाँ तक ये जा सकते हैं। और इन ड्यू कोर्स गवर्नमेंट तो हमेशा तैयार थी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आए थे पहली मरतबा, तो अगर उनके साथ ट्रीटमेंट ना की जाती जो की थी, मेरा ख्याल है कि सिवाय एहतसाब पे बात हो सकती। सही। नाज़रीन, इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त ये मीनारे पाकिस्तान के मनाजिर हैं जहाँ पर मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं और सर्दी काफ़ी है। उन्होंने ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा है और मुस्कुरा भी रही हैं, काफ़ी खुशगवार मूड है, लेकिन मास्क उन्होंने नहीं पहना। मरियम औरंगजेब उनके हमरा मौजूद हैं, उनकी बाजू में मास्क है, उन्होंने मुँह पर नहीं लगाया, लेकिन स्टेज पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है। और अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल आगे चलकर बनती है, शायद बढ़ रही है। फैसल साहब, मास्क नहीं लगाया हुआ मरियम ने? देखिए, एक तो मास्क उनके पास है, जिन लोगों से वो बात कर रही हैं फासले से बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा एहतियात कर रही हैं। मास्क लगा होना चाहिए था। उन लीडरान को देखने के बाद कारकुन भी जो हैं वो मास्क लगाते हैं, तो यहाँ पर उनको मास्क लगाना चाहिए। लेकिन ओपन इन्वायरमेंट है और लोग फासले पर हैं। उनके सामने जो उनके साथ हैं लेफ्ट साइड पर, पीछे ज़ीशान हैं जो कि उनके सोशल मीडिया हेड हैं, जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जो पिछले दिनों ने एक सोशल मीडिया का कन्वेंशन भी किया था, उसको ज़ीशान ने लीड किया था, काफ़ी पुराने, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो लेफ्ट साइड पर हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। अक्सर रहनुमाओं ने नहीं लगाया हुआ, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि फासले पर हैं और ओपन इन्वायरमेंट में इस वजह से ये स्पेस ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों की तादाद में इजाफा होगा, मरियम साहिबा तो लाजमी तौर पर मास्क लगाती हैं और तलकीन भी करती हैं। अभी ये देखें इनके हाथ में, मैं 100% श्योर हूँ बिलावल ने लगाया होगा जब वो आएंगे, क्योंकि वो भी निकले हैं बीमारी से, तो वो खास ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, जो बीमारी से निकल आता है वो मास्क नहीं लगाता। अच्छा, जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद दोबारा हो जाता है वो नहीं लगाता। फजलुर रहमान साहब कभी नहीं लगाते, वो आ रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं। मौलाना साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन अच्छा ये सारे हुजूम में से निकल कर आ रहे हैं। कोई पिछला दरवाजा या फिर कोई पिछली एंट्रेंस कायदीन के लिए इन्होंने नहीं रखी, वरना शायद ये इतनी दिक्कत ना हो स्टेज तक पहुंचने में जो इनको हो रही है यहाँ पर। असल में जो आप कह रही थी ना पहले कि एक आम जो वर्कर है या कारकुन है उसके बीच में बैरियर है, ये बैरियर से आगे का एनवायरनमेंट है। हमने अभी पिछले फ्रेम में देखा था कि तार भी लगे हुए हैं, रुकावटें भी हैं और उसके पीछे कुर्सियां लगी हुई हैं। ये सारे मुंतजमीन हैं जो इस वक्त आ रहे हैं, गार्ड्स हैं, मुंतजमीन हैं, अपने अपने लीडरान को रिसीव कर रहे हैं और स्टेज तक ले जा रहे हैं। और जाहिर है उनका मोहब्बत का भी तरीका है, लेकिन बहरहाल बदनज़मी नजर आ रही है इसके अंदर। खुदा ना खास्ता कोई हादसा कोई पेश आ सकता है इतने ज्यादा लोगों के दरमियान। अच्छा, वैसे ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। मेरे ज़हन में तो खैर पहले जाती उम्रा था कि शायद ये वहां से आए हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि इन्होंने लाहौर में सर्दी भी काफी बढ़ गई है, कल बूंदाबांदी भी हुई है, तो इन्होंने ये अच्छा किया कि जल्दी यहाँ पर पहुंचे ताकि जल्दी वाइंड अप किया जाए, सब अपनी अपनी तकारीर करें। मेरा ख्याल है समनाबाद से ये लोग यहाँ तक आए हैं, तो तभी जल्दी भी पहुंच गए, 15-20 मिनट में स्टेज तक ये लोग आ गए। और उसके बाद आज ये 5 बजे ही कायदीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जल्दी ये तकारीर भी करेंगे। और सर्दी से पहले के बड़े और यहाँ से सपोर्टर्स कारकुनान वापस जाना शुरू हों, उससे पहले पहले अपना पैगाम ये लोग उन तक पहुँचाएंगे और जल्दी इस जलसे को वाइंड अप कर दिया जाएगा। अभी मौलाना साहब पहुँच गए और अब बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतजार है कि वो कब तक यहाँ पर आते हैं। और मरियम नवाज ऑलरेडी स्टेज पर मौजूद हैं।
और मेरा ख्याल है वो भी इंतजार करेंगे कि पहले सभी यहाँ पर पहुंच जाएं, उसके बाद ही तकारीर का आगाज किया जाए। क्या ख्याल है लगारी साहब? नहीं, तकारीर चल रही थी, तकारीर चल रही थी, ब्रेक कर दिया गया है, इनके आने के बाद ब्रेक कर दिया गया है। अभी तकारीर का सिलसिला जो है वो मौकूफ कर दिया गया है क्योंकि लीडरशिप आ रही है। उससे पहले मुख्तलिफ लीडर तकरीर कर रहे थे। अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि मेन लीडरशिप में थे जो पार्टियों के सरबराह हैं कि आफ्ताब शेरपाव साहब तकरीर करेंगे या कर चुके हैं, क्या अख्तर मेंगल साहब तकरीर कर चुके हैं या अभी करेंगे, या इसी तरह से जो है वो अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं वो भी तकरीर कर चुके हैं या भी उन्होंने तकरीर करनी है। दीगर पार्टियों के जो सरबराह हैं उन्होंने भी तकरीर करनी थी। तो ज़ाहिर है उनकी तकारीर का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि उस वक्त वो तकरीर करेंगे या अभी उन्होंने तकारीर करनी है। लेकिन ये कि अभी हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं तो सूरज तो ज़रूर गरूब होगा। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि तारीखी जलसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बड़ी तादाद में लोग हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये फलां जलसे के मुकाबले में उससे छोटा है, उससे बड़ा है। ये बात आज के रोज़ तो मैं ना कर सकता हूँ ना मैं करूँगा, इसलिए कि ये बात इस अखलाकियात के मुनाफी है कि मैं बैठकर इसको छोटा कहूँ या इसको सबसे बड़ा कहूँ। तो ये असल बात ये है कि ये बाद में ज़ाहिर भी होगा, लोगों को पता भी चलेगा। और फिर ये कि बहुत बड़ा ये है मीनार पाकिस्तान का अहाता बहुत बड़ा है और वहाँ पर कई पार्क्स हैं और उनमें से कई पार्क जो हैं वो भरे हुए हैं और पूरा जो है वो ग्राउंड मौजूद है। हम पहले बहुत महदूद देखा करते थे, ऐसा भी होता था, बाद जलसे ऐसे भी हुए कि जो एक कोने में होते थे या आधे जो है वो इलाके में होते थे, ये आखिर तक नजर आ रहे हैं। अच्छा वैसे इससे पहले माजी में भी इस जलसागाह का इंतखाब किया गया ग्रेटर इकबाल पार्क का, शायद यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, कुछ मीनार पाकिस्तान की एक अपनी आपको पता है हिस्ट्री एक तारीख है, तो शायद उसको लेकर ये लोग इस जगह का इंतखाब करते हैं और यहाँ पर ये जलसा किया जाता है। खैर अभी मौलाना साहब भी स्टेज पर पहुँच चुके हैं, बिल्कुल मरियम नवाज के साथ खड़े हैं, वो भी अपने जो सपोर्टर्स हैं चाहने वाले हैं उनको हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा वैसे फैसल साहब एक बात आपने अगर उस पर गौर किया हो, शुरू में हम कहते थे कि भाई इतिहाद बड़ा गैर फितरी है, इन्होंने चलना ही नहीं है साथ, ये लोगों के अपने अपने विजन हैं, अपनी अपनी जमातें हैं, अपने अपने मकासद हैं, ये लोग नून लीग के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, ये लोग कभी इसको नहीं खोना चाहेंगे, इस्तीफों तक बात नहीं जाएगी। लेकिन अब जबकि इस स्टेज पर ये हम लोगों को साथ नजर आ रहे हैं और मोमेंटम कुछ बन गया है, आपको लगता है कि ट्रस्ट लेवल बढ़ा है पहले से? देखिए सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के आते ही सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मास्क पहन लिए, मरियम साहिबा ने भी मास्क पहन लिए हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी पहन लिए हैं, अता तारड़ साहब ने भी पहन लिए हैं, जिशान साहब ने भी पहन लिए हैं। तो मास्क वाली बात जो आप काफ़ी देर से कर रही थी, मास्क मुस्लिम लीग नून ने पहन लिए हैं। फजलुर रहमान साहब जैसे स्टेज पे आए सबने मास्क पहन लिए। तो एक तो चीज़ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के आते ही वो डिसिप्लिन कायम हो गया मास्क वाला, जैसे क़यादत आई सबने मास्क पहन लिए, बस कायद ने नहीं पहना है। अच्छा ये जो जलसा की बात है, इसका एक ताल्लुक मीनार पाकिस्तान से, एक पाकिस्तान से मोहब्बत का, एक फिर पाकिस्तान के साथ आगे चलने का और पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने का एक एहसास है ये। और जो तादाद की बात है, मेरे ख्याल है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के दरमियान तादाद का जिक्र अब नहीं हो सकता। और वो जिस तरह का एक नैरेटिव हुकूमत ने बिल्ड किया था कि हम कानून को हरकत में नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे और हम कानून हरकत में आएगा, वो वाला सिलसिला नहीं है। जो मोटरवे से आ रहा है, सब लोग पहुंच रहे हैं, तो वो हुकूमत बैकफुट पे चली जाएगी। तो बाद में होगा ना सर? नहीं, वो लोग आ रहे हैं, लोग भर गए। अच्छा अब ये जो बात है ना कि 11 जमातें उनके इख्तलाफात हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं और इख्तलाफात अपनी जगह पे। देखिए सियासी जमातें इख्तलाफ के साथ आगे बढ़ती हैं और सियासत की जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि इख्तलाफ के साथ आगे बढ़े। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मंशूर को लेकर आगे बढ़े, वो चंद नुक्तों पे एक साथ हैं, उन नुक्तों के ऊपर आगे चल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं अपना सकती, ना मुस्लिम लीग नून अपना सकती है, उनके अपने अपने मंशूर हैं, लेकिन जिन पॉइंट के ऊपर ये मुत्तहिद हैं उस पॉइंट पे वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां कुर्बानियां किस किस पार्टी की कितनी होंगी। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी पड़ेंगी इस नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए। तो अब तक इख्तलाफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एजेंडा बिल्कुल ठीक है, एक पे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे कुर्बानी बिलावल आ गए, मास्क लगाया उन्होंने, मैंने कहा था कि मास्क नहीं उतारेंगे। मैंने कहा पीपल्स पार्टी जो है वो लाजमी तौर पर मास्क पहनती है और डिसिप्लिन के साथ पहनते हैं पीपल्स पार्टी के कायदीन। चलें ये जबरदस्त है, अच्छी बात है कि इन्होंने मास्क पहना है और इन्होंने मेरा ख्याल है एंटर होते ही इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त लाहौर के जलसे को देखकर?
लाहौर के जलसे को देख के पीडीएम जो पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट बन चुकी है उसकी हालत पे तरस आ रहा है। और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर इनकी शर्मिंदगी जो है इस वक्त इनके चेहरों से यहाँ है। और ये अपने घर के अंदर जहाँ जिसको लाहौर को ये अपना समझते थे, आज उस लाहौर के अंदर जो है पीडीएम जो है वो खुद स्थिति हो गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 11 जमातें मिलके जो टारगेट फिक्स किया हुआ था 150 एकड़ पे मुश्तमिल ग्रेटर इकबाल पार्क को सिर्फ 5 एकड़ रकबे पे इन्होंने पंडाल बनाया और 10,000 कुर्सियां लगा के ये मदारीगरी करने निकले हैं। तो आज ये सियासी सर्कस जो है वो नाकाम हो गई है। तो डॉक्टर साहब आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? आप लोगों ने तो ये बताया हुआ है कि 200 लोगों से ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी। किसी जगह हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं लगाई, किसी जगह हुकूमत ने कंटेनर नहीं लगाए, किसी जगह पुलिस ने नहीं इनको रोका। उसके बावजूद आ रहे हैं कि अवाम ने जिस तरह इनको मुस्तरद किया 2018 के इलेक्शन में एक दफा फिर लाहौर के जलसे में अवाम इनको मुस्तरद करके लाताल्लुक हो चुकी है। और ये इस वक्त अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये 11 जमातें जो है इस वक्त स्टेज पे एक दूसरे को धोखा देने में मसरूफ है। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने 200 लोगों से ज्यादा गैदरिंग की इजाजत नहीं दी हुई, यहाँ पर इतना बड़ा जलसा हो रहा है, फिर ताला भी तोड़ा गया ग्रेटर इकबाल पार्क का, यहाँ पर जिस तरह उन्होंने जलसा करना था आप लोगों ने ठीक है नहीं रोका, ये कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद जो आप लोग कह रहे थे कार्रवाइयां होंगी, जिस तरह से कानूनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, गैदरिंग भी हो रही है, ताला भी तोड़ा गया, इकट्ठे हुए जलसा हो रहा है, क्या करेंगे आप लोग? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कानून हरकत में आएगा और कानून जो है अपना रास्ता बना रहा है। और ये नहीं हो सकता कि कानून की खिलाफ वर्जी करने के बाद इनको खुली छुट्टी मिल जाए। ये आज इन्होंने रंगबाजी करनी थी कर ली, आज इन्होंने शोबाजी करनी थी कर ली। अब कानून ने जो करना है वो करने जा रहा है और कानून ने अपनी यकीनी बनाना है और अपनी हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। तो कानून इन्होंने जो कानून पे वार करने थे कर लिए, अब कानून वार करने जा रहा है। तो जो जिसने जहाँ जहाँ वायलेशन की है वो कानून की जद में आने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि बैठकर बात हो सकती है, बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन केसेस पर बात नहीं होगी, तो बैठकर बात करने के लिए आप लोगों ने कुछ संजीदा कोशिश भी तो अभी तक नहीं की है, कोई गया ही नहीं इन तक। आवाज नहीं आ रही है जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि बैठकर अब बात कर लेते हैं, तो एक तरफ मुकदमात बन रहे हैं, फिर बैठकर बात करने की बात भी हो रही है, तो जब ये सारी कानूनी खिलाफ वर्जियां हो जाएंगी उसके बाद क्या किस तरह आप लोग फिर बैठकर बात करेंगे? ये लोग तो आगे लॉन्ग मार्च का सोच रहे हैं। बैठ के बात हम इनके मुकदमात के लिए नहीं कह रहे हैं, बैठ के बात हम इनके साथ कोई रिलीफ और एनआरओ देने के लिए नहीं कह रहे हैं। बैठ के ऊपर के बात जो है वो नेशनल एजेंडे पे कह रहे हैं और वो भी हमारी जो है वो कौमी कार जो है वो मुकदम है और उसकी बेस पे कह रहे हैं, किसी की जात को मोबिलाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं और ना हम करेंगे। हम पाकिस्तान के मफादात की फलाह बहबूद में और रफ़ाए आमा की बेहतरी के लिए कोई इनके पास मुस्बत तजवीज़ है तो उस पर बात करने के लिए तैयार है। इसके अलावा ये जात के साथ जुड़ा जो वावेला है इसमें हुकूमत कोई कान नहीं धरेगी। नहीं डॉक्टर साहब, बीमारी फैल रही है, फिर ये लोग आगे प्लान बना रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जिलों और तहसीलों की सतह पर एहतजाज होगा, तो इस चीज को रोकने के लिए कोई बात नहीं होगी?
ये मीडिया का रोल है कि वो इनके चेहरों को बेनकाब करे और हकीकी चेहरे इनके अवाम दुश्मन साजिशों में इस हद तक आगे जा सकते हैं। नहीं तो अगर ये लोग लॉन्ग मार्च का फैसला कर लेते हैं, मीडिया तो बात कर ही रहा है, वो तो एक्सपोज कर रहा है कि भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि जब इस तरह का कोई एहतजाज हो तो उनसे जाकर बात करें या उन्हें बोले कि भी रुक जाएं या कोई आपस में कोई किसी एक डेडलॉक ना हो ना, ताकि हुकूमत जो है वो समझती है कि इसके पीछे पर्दा ज़ान क्या है, इसके पीछे जो है वो मकसद क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ है इनका जो बयानिया है वो क्या है। तो जब हुकूमत को इनके ज़ाइन का पता है, इनके बयानी का पता है और इनकी स्याहकारियों का पता है, तो हुकूमत इनसे क्या बात करे, बताएं आप। नहीं, आप लोगों को अपनी रिट को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। अवाम मासूम वो जलसों में शिरकत कर रहे हैं, बीमारी फैल रही है। हुकूमत की रिट स्टैब्लिश होगी और हुकूमत इनके अज़ाइम को मलियामेट करेगी, क्योंकि आपने देखा कि किसी एक शख्स को खराश नहीं आई, किसी एक शख्स को किसी जगह रोका नहीं गया, तो ये तो चाह रहे थे कि यहाँ तसादम हो या धींगा मुश्ती हो। इसका मतलब है कि इनके अज़ाइम जो है नाकाम हुए हैं और हुकूमत जो है उसने बुर्दबारी से वज़ीर आज़म इमरान खान की और उस्मान बुज़दार साहब की आला दरफी से इनको इजाजत जो ये दंडनाने की चाह रहे थे वो नहीं दी, लेकिन इसको किसी जगह पे शेलिंग, लाठी चार्ज, गोलियां बरसाने का जो मुजाहरा ये करते रहे हैं, हुकूमत ने तो नहीं किया, उसके बावजूद ये उसको भर नहीं सके और एक कोने तक इन्होंने अपने आप को महदूद किया है, तो ये इनका फेलियर है। डॉक्टर साहब, आप लोगों के कौन से वज़ीर हैं जो कि रातों में चोरी चोरी मरियम नवाज को कॉल करते रहे और एनआरओ की बात करते रहे? कोई ऐसा मीर जाफर हमारी सफ़ों में नहीं है, सादक मीर जाफर हमारी सफ़ों में नहीं है। अच्छा, इनको क्यों ये बार बार कहने का मौका मिल रहा है, कहना रो आप लोग मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इससे पहले कभी डायलॉग की बात नहीं की है, नेशनल डायलॉग की बात इससे पहले कभी नहीं की, हमेशा ISI के मेस में मीटिंग हुई, इमरान खान नहीं थे, पार्लियामेंट को तौकीर नहीं दी, पार्लियामेंट के इजलासों में वो नहीं आते रहे, बिल्कुल उन्होंने हमें मुंह लगाना गवारा नहीं किया। और अब जब ये छठा पार शो है, लोग बाहर निकल आए हैं, महंगाई हो गई है, लोग परेशान है, तो अब ये कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि महंगाई के शाहकार और महंगाई के जिम्मेदार यही लोग हैं और इन्होंने ही बदहाल मैशत दी हमें, इन्होंने ही जो है वो अदारों की बेतुकीरी की, इन्होंने ही समाजी नाइंसाफियां की और इनके दौर का गंद जो है वो हम साफ कर रहे हैं। ये हम इन्होंने दर्द दिया अवाम का, तो ये दुआ देंगे। उन दर्दों की दुआ सिर्फ इमरान खान के पास है, हमारा वावेला और प्रोपेगेंडा है। और आज तक इन्होंने जो भी बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात लगाए हैं या बातें की हैं, कहीं उसमें हकीकत थी, जो इसमें हकीकत होगी। तो जो ये सर्टिफाइड झूठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मौजूद है कैलबरी फॉन्ट के, जो भी आया भी नहीं था, तो ये कैलबरी क्वीन जो है वो क्या सच आप इससे तोको करते हैं कि सच बोलेगी, या ये पूरी जो झूठ ब्रिगेड है ये सच बोलेगी? सही। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और बात की है सारी सूरत हाल पर। आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने इनको खुल के जलसा करने का मौका दिया है, लेकिन जैसे ही जो कानून की खिलाफ वर्जियां ये लोग कर रहे हैं उस पर बिल्कुल मुकदमात बनेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी और जो इनका बयानिया है वो अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, ये इनका फैलाया हुआ गंद है जो हम साफ कर रहे हैं, ये किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। इस वक्त सेनेटर गयान चंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, आज कुछ आपको मालूम है कौन सा अहम ऐलान होने जा रहा है? आज की अहम तकरीर में आप लोग क्या कहने वाले? देखें, ऐलान तो हमारी लीडरशिप ने करना है और अभी वो तजस्सुस की घड़ियां खत्म होने वाली है, हमारी लीडरशिप आन पहुंची है और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ऐलान होना है। लेकिन वो ऐलान जो भी होगा उससे ये यकीनन गवर्नमेंट जो है ना वो पहले से ज्यादा घबराना शुरू कर देगी,
ये तो यकीन है कि वो घबराना शुरू करेगी। अब जैसे 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 लोग पिंडाल की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे लाहौर भरता जा रहा है और गो इमरान गो के नारे गूंज रहे हैं, तो यकीनन आप देख रही हैं कि वो कौन सा ऐलान होने जा रहा है। वो ऐलान इमरान खान के दौर के खात्मे का ऐलान होने जा रहा है। यकीनन उसके लिए पूरा प्लान बन चुका है और इमरान खान ने भी शायद तैयारी करके रखी हुई है। वो आखिरी सांसें ले रहा है और वो अपने फिर दोबारा यू टर्न लेकर, अब उनको नेशनल जो है डायलॉग की बात याद आ चुकी है, अब वो बैठकर बातें करने के लिए तैयार है। पीडीएम ने तो कह दिया है कि सबसे पहली पॉइंट हमारी ये है कि इमरान खान इस्तीफा दे दें। इस्तीफा जब अच्छा, यहीं पे आप रुकिएगा। ये जो आपने इस्तीफे की बात की है और ये जो सारा कुछ इनको हुकूमत को ना मानने की बात हो रही है, फैसल साहब देखिए तकरीबन 2.5 साल तो इस हुकूमत को हो गए हैं ना। मुझे ये बताएं कि जो ये इतना शोर मचाते हैं कि भी इलेक्शन चोरी किया गया और ये हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर तो कुछ नहीं किया। वो तो सब चीजें वैसी की वैसी हैं। जो एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए थी कि लेजिस्लेशन होती, रिफॉर्म्स होती, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते, उस पर कुछ नहीं, बस एक वावेला चोरी हो गया, नहीं मानते। देखिए ये अभी जो आप गुफ्तगू कर रही थी पंजाब की वज़ीर इत्तलात से, उस पर उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि आज के बाद, यानी कि आज जो जलसा हो रहा है, जो कानून को हाथ में लिया है, कानून हरकत में आएगा। उन्होंने बेसिकली धमकी दी है और अगर पंजाब हुकूमत FIR दर्ज करती है अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिसके चांसेस हैं और मुसलसल ये स्मेल भी आ रही थी कि आज रोका नहीं गया, लेकिन वो जो कानून हरकत में आएगा, वो कानून जब हरकत में आएगा तो फिर एक रिफ्ट क्रिएट होगी। और जो हम डायलॉग की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मुतालबा कन्वर्ट हो सकता है कि हमारे लोगों के खिलाफ जो FIRs हैं, जो मुकदमात हैं और हो रहे हैं, उनको रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के बाद होगा क्या ऐलानात पॉसिबल हैं, कौन से ऐलानात, मतलब ग्राउंड पे कौन से ऐलानात या फैसले हो सकते हैं जिससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो जाएगी अपोजिशन के तकारीर से, और कल के सूरज को देखने के बाद इमरान खान की हुकूमत लड़खड़ाने लगेगी और इमरान खान बोलेंगे कि नहीं हम टेबल पर आ जाते हैं, हम NRO वाला नैरेटिव छोड़ देते हैं, या वगैरह वगैरह। क्या होगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं मोटी मोटी जिसको हम अगर डिस्कस कर लें कि मरियम साहिबा क्या फरमाएंगी, बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमाएंगे, फजलुर रहमान साहब क्या फरमाएंगे, वो ग्राउंड्स क्या हैं? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये रिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अभी पंजाब की हुकूमत के तर्जुमान ने गुफ्तगू की है, उसकी रोशनी के अंदर जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, कोविड-19 में इजाज़त ना देने पर, 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पंजाब हुकूमत अगर ये मुकदमात कायम करती है तो सिनेरियो आगे होगा और हुकूमत अगले वाले राउंड के अंदर सख्त इक़दामात की तरफ बढ़ सकती है। सही हो गया। तो चीजें जो है वो संभलने वाली नहीं है, डायलॉग वाली नहीं है। अच्छा, अब ये बंद गली में कौन जा रहा है? बंद गली में कौन जा रहा है? क्या पीडीएम जा रही है या फिर हुकूमत जो है इस वक्त उसको बैकफुट पर जाना पड़ेगा? लगारी साहब, मैं बेतजाज हसन साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो इस्तीफों की बातें हो रही है ना, इससे कुछ नहीं होगा, फायदा हुकूमत को होगा, क्योंकि ना तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टूटेगा, वो इंटैक्ट रहेगा, और दूसरा अगर ये इस्तीफे दे देते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो जिस तरह मैच में होता है हुकूमत को वॉक ओवर मिल जाएगा। ये सेनेट के इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं ना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज का कोई भी हिस्सा टूट जाए, अभी मुराद अली शाह गुज़श्ता शब गए हैं और जुमेरात को वापस आएंगे, अमेरिका से वापस आएंगे, तो वो ये बता कर गए हैं, उन्होंने अपना और अपनी काबीना के तमाम वज़रा का इस्तीफ़ा लिख कर पार्टी क़यादत के हवाले किया। और लेकिन एक बात और है, वो एक ऑप्शन उनके पास है, अगर वो असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं, जो उनका राइट है और जो वज़ीर आला के तौर पर उनको आइन इख्तियार देता है, अगर एक ऐवान ख़त्म हो जाता है उन 5 ऐवानों में से जो सेनेट का इलेक्शन के लिए लेजिटिमेट इलेक्टोरल कॉलेज है, कौमी असम्बली है, पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और बलूचिस्तान असम्बली है, अगर इन असम्बलियों में से एक असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है और बाकी असम्बलियाँ जो हैं निस्फ के करीब खाली हो जाती हैं, तो और कौमी असम्बली भी निस्फ के करीब खाली हो जाती है, तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या होगा? क्या आजे हाउस से जो है वो इलेक्शन करवाएंगे? इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होगा, आईनी बहरान होगा, एक संगीन आलमी बहरान के दौरान अगर ये इलेक्शन कराए गए तो फिर उन्हीं इलेक्शन को इन्हें वापस लेना पड़ेगा और फिर वापस लेकर
इन्हें दोबारा उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर उन्होंने इलेक्शन को इनिशिएट किया होगा। सेनेट के इलेक्शन अधूरे ऐवान के और पूरी पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट के तमाम ऐवानों के मुकम्मल होने के बगैर नहीं हो सकते हैं। एजाज हसन साहब बहुत बड़े माहिर हैं और आईनी माहिर भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं, और मैं उनका एहतराम भी करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब इलेक्टोरल कॉलेज इट्सेल्फ टूट जाए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। और आइन की ताबीर और तशरीह भी यही कहेगी कि जब इलेक्टोरल कॉलेज टूट चुका हो तो उसके इलेक्शन होना नामुमकिन है। अगर ये इलेक्शन कराए गए तो इन्हें वापस लेने पड़ेंगे और ये सूरत हाल वापस उस जगह पर जाएगी जहां पर सेनेट को असर नौ इंतखाबात की जरूरत पड़ेगी। सही। चलिए, इस वक्त राना एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के जलसे को लेकर आप कितने पुरुमीद हैं और कितने खुश हैं कि वहां पर जो जलसा तारीखी कहा जा रहा था, आपके ख्याल में तारीखी जलसा आज का हो रहा है? और आज की तकरीर में कुछ पता आपको क्या कहा जाएगा, क्या ऐलान होगा? राना एहसान साहब, अच्छा, राना एहसान साहब से मैं फिर से रब्ता करने की कोशिश करूंगी। जी राना साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये जलसा इंशाल्लाह ताला ये जलसा तारीखी जलसा होगा। हम फैसलाबाद से आज रैलियां लेके निकल रहे थे, अभी वो नहीं पहुंची। इंशाल्लाह हजारों की तादाद में फैसलाबाद से भी कारकुन आ रहे हैं, पूरे पंजाब से आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक हिस्टोरिक जलसा होगा जो सिंबॉलिक होगा इस हुकूमत के इख्तिताम का, ये सिंबॉलिक होगा इस हुकूमत की नाअहली को खत्म करने का, और ये हमारे जो फेज 2 है पीडीएम का, ऑपोजिशन का, वो इसको स्टार्ट करेगा। अच्छा, तो अभी आप लोग पहुंच रहे हैं, अभी आप लोग क्या जलसागाह की तरफ जा रहे हैं? जी, अभी हम लोग जो हैं बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में हम लोग मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे फैसलाबाद से भी। अच्छा, फैसलाबाद से भी आप लोग काफिलों की शक्ल में मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अच्छा, कुछ मालूम है कि आज क्या ऐलान होने जा रहा है? कुछ आपको अगर पता चला हो? देखें, जो नेक्स्ट फेज है हमारी पीडीएम की जो है, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रीट प्रोटेस्ट या हम लोग जो है वो धरनों की तरफ जा सकते हैं, इम्कानात हैं कि उसके भी अनाउंसमेंट हो जाए, इस्तीफों का स्केड्यूल अनाउंस हो सकता है। जो पहला फेज था हमारा, जिसके अंदर हमने एक अवामी अदालत में जाना था, वो हमारा कामयाबी से जो है इख्तिताम की तरफ पहुंचा है, और आज उसका जो है वो फिनाले है लाहौर में, जो कि एक हिस्ट्री कायम करेगा इंशाल्लाह। सही। चले, आप लोगों की हिकमत अमली फिर इसके हवाले से आगे क्या है, क्योंकि अब कोरोना भी काफ़ी फैल रहा है और आप लोग ज़िलों की सतह पर स्ट्रीट लेवल पर एहतजाज करने का सोच रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हिकमत अमली बनाई है? देखें, अभी भी आज भी जब हम निकले हैं फैसलाबाद से, तो हमने निकलने से पहले मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की है अपने कारकुनों को, सैनिटाइजर्स मेक श्योर किए हैं कि गाड़ियों में हो। यही हमारी कोशिश है कि हम मुकम्मल तौर पे जिस हद तक मुमकिन हुआ हम SOPs को इम्प्लीमेंट करें, हम अपने वर्कर्स को मास्क पहनने की तायीद करें, और मेरे ख्याल से जो आम बाजार जो खुले चल रहे हैं, जहां बिजनेस मामूल पे चल रहा है, उससे बेहतर हम SOPs को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जलसों के अंदर। सही। चलें फैसल साहब, अब देखें हम लोग अपनी इस ट्रांसमिशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जलसा हो रहा है, मरीम नवाज मौजूद हैं, आज की तकरीर बड़ी अहम है, बड़ा अहम ऐलान वो करने जा रही है, लेकिन जो भी हमने मुख्तलिफ नुमाइंदों से, उनके नून लीग के रहनुमाओं से बात की है या पीपल्स पार्टी की, यही बात हो रही है कि एहतजाज, मुजाहिरा या लॉन्ग मार्च। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या माहौल बनता देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की और खुशाइन बात है कि वर्कर्स को मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यही है कि सारे सियासी रहनुमा जो जल से जुलूस निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वो अपने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर जरूर दें। उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है और हुकूमत को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा और लोग मुतमईन होंगे। मतलब चांसेस बहुत कम है उन खतरात के जब ये मास्क लगा लेंगे। दूसरा जो बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो मैं बार बार शुरू में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, आपने अभी भी सवाल उठाया कि होगा क्या, ऑप्शंस क्या हैं, अपोजिशन क्या करेगी, मैक्सिमम कौन कौन से ऑप्शन उनके पास रह जाएंगे, आज कौन कौन से ऐलानात हो जाएंगे या हो सकते हैं, इस्तीफे अगर आ जाएंगे तो इस्तीफों की सूरत हाल क्या होगी, अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है तो उससे पहले शहरों के अंदर धरने, एहतजाज या हड़तालों की कॉल होगी, और इन तमाम चीज़ों से क्या चीज़ निकल कर आएगी सामने। तो जो अहदाफ रखे हैं अपोजिशन ने वो ज़्यादा मुश्किल हैं। वो जो टारगेट 1 है कि इमरान खान इस्तीफा दें,
ये मुझे प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। इसके अलावा चीजें शायद डायलॉग की सूरत में हो सकती हैं। अगर जमहूरी तरीक़ेकार के तहत अगर किसी वजीर आजम से इस्तीफा इस तरह ले लिया जाए तो फिर कोई वजीर आजम पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा, फिर उसके बाद ये सिनेरियो नहीं होगा। फिर सारी पार्टियां मीनारे पाकिस्तान किया ऐसे ऐसे मिलियन मार्च करने निकल आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान खड़े कर देंगे लाके मिलियन मार्च, तो वो यूं कर लेते हैं। पीटीआई वाले आके लाके खड़ा कर देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में खड़े कर देगी, नून लीग पंजाब में खड़े कर देगी। तो इस फॉर्मूले के तहत जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी? तो डायलॉग, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और डायलॉग के अंदर टारगेट जो है वो थोड़े नीचे आने चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर को मतलब ये प्रैक्टिकल भी नजर नहीं आ रहा मुझे। कंडीशंस तो सर बात की बात है ना, डायलॉग कराएगा कौन, कौन पहल करेगा? असल में यही सियासी जमातें हैं, यही हमारे मोहतरम लीडरान हैं, यही मौलाना फजलुर रहमान हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, मरियम साहिबा से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, और लीडरान से। यही पाकिस्तान की क़यादत है, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को बहरान से निकालें। इन्हीं की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट में बैठे, इन्हीं की जिम्मेदारी है कहीं और किसी फोरम पे बैठे और डायलॉग करके पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि कौम को इस वबा के अंदर खतरे में डाल दें। इनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक दूसरे के खिलाफ जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, किसी तीसरी कुव्वत को मौका दें। मतलब इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जमहूरियत को मजबूत करने की, कौम को बचाने की, मईशत को ठीक करने की, रोजगार के मौकों को बढ़ाने की। पाकिस्तान को जो खतरात है हिंदुस्तान से, उसके भी अब देखें ना, यूरोपीय यूनियन के अंदर एक इदारे ने 750 ऐसे इदारे और मीडिया हाउसेस का इंकिशाफ किया जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। 17 साल से 116 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और पाकिस्तान को इतने खतरात है इस तरह के। तो इस लीडरशिप की अंदरूनी और बैरूनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।